अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी DGISPR की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा। पाकिस्तान का आपको पता ही है, एक बार फिर दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात का सामना है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्द पूरी क़ुव्वत से रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, निशाने पर रखा हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि किस तरह पाक फ़ौज के जवानों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया, किस तरह यह ऑपरेशन स्ट्रैटेजाइज किया गया, किस तरह से प्लानिंग की गई। DGISPR ने यह भी बताया कि दहशतगर्दों को पहले मॉनिटर किया गया, फिर इंगेज किया गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इस दौरान भारतीय मीडिया भी जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। इनफैक्ट वीडियोस भी उन्होंने प्ले किए और हम हैरान हो रहे थे कि कितनी एक्सटेंसिव किस्म की, मतलब उनको तो मौका लग रहा था कि मिला है, क्योंकि उन्होंने आगे पीछे पुरानी सारी वीडियोस निकाल के उनको ये दिखाया कि जैसे ये अभी अभी यही हो रहा है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज इन्वॉल्वड ओवर देयर और एक्सपोज किया गया। बिल्कुल, आज सारा कुछ सामने आ भी गया और बड़ी एक एक चीज पॉइंट आउट करके उन्होंने एक्सप्लेन की कि इंडियन मीडिया ने किस तरह एक्सप्लॉइट की है सिचुएशन। बलूचिस्तान ने भी तफसीली बात की, फिर उन्होंने बलूचिस्तान के मसले पर भी बात की कि किस तरह से ये अब बरसों से नैरेटिव बनाया जा रहा है, डिस्पैरिटी की बात की जाती है, लेकिन डिस्पैरिटी मुल्क के दूसरे सूबों में भी है। किस तरह से तारीखी पस मंज़र भी बहुत से सवालों के जवाब में उन्होंने उसका हवाला दिया। और अफ़गानिस्तान से जिस तरह आपको पता है इन वाक़यात के ताने बाने मिलते हैं, तो उसका भी तफसील से तस्करा किया गया। सो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग थी और Q&A भी था क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस थे और ऑब्वियसली इतना बड़ा ये एक ऑपरेशन था और पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लेना, ये किसी के लिए भी, हमारे लिए भी, यहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे थे जहाँ इतने दहशतगर्दी के वाक़यात ऑलरेडी होते हैं, बट दिस वाज बाय फार अ वेरी बोल्ड एंड बिग वन। अच्छा जी, ये तो सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह आपने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया और बड़े सवालात वगैरह भी हो रहे थे। कुछ और इश्यूज़ हैं, हमारे लोकल इश्यूज़ हैं जिन पे हमने बात करनी है। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात जो हैं वो कम नहीं हो रहे और इंतज़ामिया की जानिब से दावों के बावजूद जानी नुकसान कम नहीं हो रहा। कल भी दो मुख्तलिफ हादसात में ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए और एक वाक़या अख्तर कॉलोनी और दूसरा माड़ीपुर में पेश आया। और लगता है कि ट्रैफिक पुलिस हुकाम जो हैं वो अब ख़ुद भी समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली हादसात को रोकें तो कैसे रोकें, क्योंकि एवरी सिंगल डे कोई ना कोई बड़ा हादसा ज़रूर होता है। ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी एनालिसिस के नाम से एक अलग शोबा कायम किया है। ये शोबा रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसात की निगरानी करेगा, वजूहात का तयन करेगा ताकि फिर उसका सलूशन भी ढूंढा जा सके। अब देखते हैं कि इससे क्या बेहतरी आती है। इस वक्त शहरी शिकायत कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में उन्हें जगह जगह रोका भी जा रहा है, लेकिन शहरियों का भी वैसे मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए। जिस बेहंगम तरीके से इस शहर में गाड़ियां मोटरसाइकिलें चलाने वाले भी चलाते हैं ना, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। वो भी एक चीज़ है जिसमें डेफिनेटली मतलब कमाल ही है। उस पर भी एक एनालिसिस और रिसर्च होनी चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है कि एकदम से ट्रैफिक का निज़ाम जो है कहीं आपको पता है ईदी का सिलसिला और चलाना भी अलग हो गया, ईदी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। शहरियों का ये कहना है कि जी ईदी के नाम पे हमें रोका जा रहा है और ईदी ली जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतनी अच्छी बड़ी चीज को ईदी को इससे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, लेके करते हैं, मगर हैवी ट्रैफिक जो है उसका एक मसला है, वो रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जिस केयरलेसनेस से हम सब लोग ही गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, मतलब आप सड़क पे इस टाइम निकल जाएं, इससे पहले निकल जाएं, आपको 5 मिनट में अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ट्रैफिक कानून की पासदारी करे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं काशिफ मुश्ताक, और आपसे हम पहले तो ये 2 हादसे जिनका हमने जिक्र किया अख्तर कॉलोनी में और माड़ीपुर में, इसके हवाले से बताएं क्या हुआ था। ये ट्रॉलर थे, डंपर थे, किस चीज़ के साथ एक्सीडेंट हुई है और किस तरह? देखिए, एक वाकया जो है जैसे कि आपने बताया अख्तर कॉलोनी के इलाके में हुआ, वो ट्रॉलर की टक्कर से जो है वो एक शख्स जो है जाँ बहक हुआ, जबकि जो माड़ीपुर के करीब वाकया रिपोर्ट हुआ उसमें जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है या इलाकाई पुलिस है वो ये बताती है कि चूंकि ये पोर्ट एरिया है तो यहाँ से हैवी ट्रैफिक को नहीं रोका जाता है किसी भी औकात में, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन वाज़े तौर पर हिकमत अमली ये भी सामने आई थी कि शहर में जो टाइम मुख्तस किया गया है उसी टाइम पर हैवी ट्रैफिक जो है वो नजर आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि मकामात पर ना सिर्फ डंपर्स, वाटर टैंकर्स, इमरजेंसी ड्यूटीज के नाम पर दीगर जो हैवी ट्रैफिक है वो भी नजर आती है। जो माड़ीपुर का स्पेसिफिक ट्रैफिक हादसा है, मोटरसाइकिल सवार को जो है वो डंपर ने जो है वो कुचला है और कुचलने के बाद मौके से वो फरार हो गया है। इस हवाले से जो डेटा सामने आता है वो ये आता है कि 58 अफराद
इस 2 से 3 माह के दौरान जो है वो हैवी ट्रैफिक से जाबाक हुए हैं, जबकि 190 के करीब जो है वो मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में लोग जाबाक हो चुके हैं और 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। क्या सेंस कर पाए हैं काशिफ हुकाम, पुलिस हुकाम, आप लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि जो डंपर ट्रेलर्स वगैरह होते हैं इनकी मेंटेनेंस का मसला है कि जब ये ब्रेक लगाना चाहते हैं नहीं लगती है, कंट्रोल से बाहर होती है गाड़ी, स्पीड कर रहे होते हैं, या ट्रैफिक में आपको पता है हमारे मोटरसाइकिल सवार जो अफराद हैं वो भी बहुत बेहतियाती करते हैं, तो उनकी बेहतियाती की वजह से भी हादसात होते हैं। कुछ गेज कर पाए हैं हुकाम या आप लोग? देखिए, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, इस हवाले से चीजें सामने आती हैं, लेकिन अब तक कोई तौर पर या हतमी तौर पर राय सामने नहीं आई है। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, इलाकाई पुलिस हो, या फिर एक नई जो कमेटी गुज़िश्ता रोज भी जो है वो बनाई गई, जिसमें 10 अफराद जो है वो शामिल किया गया जो एनालाइज करेगी। चलिए, एनालिसिस के लिए कमेटी बना दी गई है, लेट्स सी क्या एनालिसिस आता है। बहुत शुक्रिया। आपको याद है ना एक दफा फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी होने थे सारी व्हीकल्स के, वो भी डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची सैयद मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीर शाह साहब, अब ट्रैफिक हादसात पर बात करने से पहले आजकल हम देख रहे हैं कि शहर में फैंसी नंबर प्लेट्स और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेक करने की भी कोई मुहिम चल रही है। अगराज़ मकासद भी बता दीजिए, क्या तरजीह ये इस टाइम होनी चाहिए या फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना, क्योंकि रमज़ान में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है मामूल से? जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक कंट्रोल का एक हिस्सा है ये मुहिम, क्योंकि अल्टीमेटली हम जा रहे हैं अभी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा की तरफ, जो आपकी नंबर प्लेट्स को रीड करेंगे। अगर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही गलत होगी तो अल्टीमेटली आप तयन नहीं कर सकेंगे कि ये गाड़ी किसके नाम पर है। सेकेंडली, ये वैसे भी कानूनन जुर्म है। अगर आप टिंटेड ग्लासेस लगाते हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स हैं या सरकारी नंबर प्लेट्स, यानी कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। और इस तरह से आम तौर पे आपको पता होगा कि क्राइम में भी इसी तरह की गाड़ियां यूज होती हैं। तो इससे हमें दोहरा फायदा है, एक तो क्रिमिनल्स की पेश करनी होगी और दूसरा जो एक कानूनन जुर्म चीज है उसको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा जी, ये भी बताएं और साथ साथ जो हमें देख रहे हैं उनको बता दें ये टिंटेड ग्लास वगैरह ये सब पकड़ रहे हैं, तो लिहाजा अगर आप लगाने का सोच रहे थे, लगाया हुआ तो उतार दें। ये बताइएगा कि ट्रैफिक हादसात पर कल एक इजलास हुआ जिसमें फैसला ये हुआ कि वजूहात का पता लगाने के लिए एक टीम जो है वो बनेगी, और इसका मतलब ये लें कि अभी तो वजूहात जो ढूंढनी है हल की तरफ जाने में तो बहुत दिन लगेंगे, अभी तो वजूहात ही ढूंढ रहे हैं कि ये हादसात वगैरह की क्यों हो रहे हैं। और तो कुछ वजूहात तो आपने भी बता दी और कुछ हम भी बात इस पे करते ही रहते हैं, तो इस पे पूरी टीम क्यों बिठा दी? ऐसा नहीं है, असल में हर एक्सीडेंट की अपनी एक मखसूस नौयत होती है। जनरली तो सबको पता है कि ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी मसले को हल करना है तो आपने उसको जड़ से पकड़ना होता है। हर एक एक्सीडेंट को समझना होगा हमें कि आया ये रोड की खराबी की वजह से है, अंधेरा था वहाँ पर, स्लिपरी रोड थी, ड्राइवर की गलती थी, छोटी गाड़ी के ड्राइवर की गलती थी, या मैकेनिकल फॉल्ट था। तो देखें इंटरनेशनली हर जगह पर ये इस तरह के यूनिट्स मौजूद होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरफ जो है हमारा कोई स्किल्ड यूनिट नहीं था। सिर्फ डेटा कलेक्शन की हद तक तो जरूर कलेक्शन होती थी डेटा की, लेकिन अगर हमने इसका यानी एस्टेब्लिश किया है इसको, तो मेरा ख्याल है कि ये सही सिमत की जानिब हमारा सही कदम है। शाह साहब, ये बताइएगा इससे पहले हैवी ट्रैफिक के लिए कुछ रूल्स बताए गए थे, कैमरे लगाने का भी सुना था, उस पर अमल दरामद कहाँ तक पहुंचा सर? हमने इनकी टाइमिंग्स को बिल्कुल 100% इंश्योर किया हुआ है कि रात को 10 से सुबह 6 बजे तक जो 22 व्हीलर्स हैं या जो डंपर्स हैं वो इस्तेमाल रोड्स पर आएंगे कराची शहर के अंदर, जबकि पानी के जो टैंकर हैं वो 24 घंटे आ सकते हैं क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज हैं। अब जो डंपर्स हैं उनके लिए हमने लाजमी करार दिया है कि वो अपने फ्रंट और रियर एंड के ऊपर कैमरास लगाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी वो महफूज करेंगे, ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट इस बात का तयन किया जा सके कि आया ये गलती डंपर के ड्राइवर की थी या छोटी गाड़ी की थी। क्योंकि डंपर एसोसिएशन वालों का कहना ये है कि ये ज्यादातर गलतियां जो हैं छोटी गाड़ी वालों की होती हैं, अल्टीमेटली डंपर के नाम को बदनाम किया जाता है। तो हमने इसका ये आसान सा हल इनको दिया और अब इसको इन्फोर्स करा रहे हैं।
अच्छा, अब आपसे एक और बात भी पूछनी है और वो बड़ी स्पेसिफिक टू रमज़ान एंड ईद है, क्योंकि ईद शॉपिंग के दिन भी ऑब्वियसली शुरू हो चुके हैं और कराची की रिवायत हमने ये देखी है कि इन दिनों में ट्रैफिक तो बेहंगम होती है और इसे कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार जो हैं वो अपनी ईदी की मुहिम में भी ज़्यादा फोकस होते हैं, सॉरी टू से दैट, लेकिन यही होता है। तो क्या इस दफ़ा भी हम इसी तरह ही देखेंगे, सब कुछ इसी तरह ही चलेगा या फिर कोई तब्दीली कर रहे हैं आप लोग? देखें, ये ट्रैफिक पुलिस का रवैया नहीं है, असल में आवाम का रवैया है कि जिस तरह से वो गाड़ी जहाँ चाहते हैं वहाँ पार्क कर लेते हैं, अपनी सहूलत को देखते हैं पर दूसरे की सहूलत को नहीं देखते। तो ये हमें होलिस्टिकली इसको देखना पड़ेगा और इस दफ़ा हमेशा की तरह हमने जितनी भी हमारी नफरी थी उनकी छुट्टियाँ कैंसिल की हैं और उनको हमने जो उन इलाकों में जहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स नहीं हैं वहाँ से पुल आउट करके रात को मगरिब से के बाद से लेकर और सुबह 3 बजे तक उनकी ड्यूटीज लगाई हैं, सिर्फ इसलिए कि आवाम को सहूलत दे सकें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक पुलिस कराची सैयद अहमद शाह साहब हमारे साथ थे और उनकी एक बात से वैसे मैं इत्तेफाक इसलिए करूँगी क्योंकि हमें भी बड़ा शौक़ है, हम भी वायलेट करते हैं ट्रैफिक के। अगर कुछ हम जो ब्लेम करते हैं जी वो आए हुए अपनी ईदी लेने एंड ऑल दैट, तो हम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? और ये ईद के रश में एंड एवरीथिंग जहाँ जगह नज़र आती है, क्या हमने गाड़ियाँ पार्क करते हैं? हमने तो हमें अपनी मर्जी से करनी है, चाहे वहाँ पे अलाउड हो या ना हो। बेशक हमें नज़दीक तरीन पार्किंग चाहिए और उसमें बेशक हम 10 गाड़ियों के पीछे ही उनको ब्लॉक करके खड़ी कर दें, हम करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। So we need to control ourselves also a little bit and obviously expect कि कुछ ट्रैफिक हुकाम जो हैं वो भी कुछ बेहतरी लाएंगे। तो अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और पहले तो हम अपने यहाँ कराची के VIP कल्चर की बात करते थे। ये तो लाहौर में भी दंदनाते फिर रहे हैं। VIP कल्चर और हटो बच्चों की बीमारी हमारे मुल्क में ख़त्म नहीं हो रही है। इसका अफसोसनाक मुजाहरा कल लाहौर में हुआ। केनाल रोड पर बीजिंग अंडरपास में सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता ना देने पर एक शख्स की गाड़ी को ना सिर्फ रोका, गाड़ी पर फायर खोल दिया। सोचे जरा, शहरी ने जुर्रत दिखाई, घबराने के बजाय गाड़ी से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड को काबू किया। उस पर गार्ड के दीगर साथियों ने शहरी को बट मारे और गाड़ी में बैठ गए। फिर मुतासरा शहरी ने अपनी गाड़ी हमलावरों की गाड़ी के आगे ले जाकर इस गाड़ी को रोका और फिर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने इस वाक़े का नोटिस लिया। फुटेज भी आई, वायरल हुई, साथ साथ वीडियो भी बनती रही। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। लाहौर पुलिस के मुताबिक गार्ड्स की सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, उसका कसूर नहीं है, जिसके गार्ड्स हैं ज़रा उससे भी पूछ लें। एग्जैक्टली, वरना कौन कहेगा कि जी आओ ज़रा आज फटा करते हैं, लड़ते हैं। नेचुरली जिसने गार्ड्स रखे हुए हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस ही होंगी ना कि पहले मैं ही जाऊंगा, बाकियों के रोक के रखो या फिर व्हाटएवर द रीजन जा रहा था एंड देयर वाज नोबडी सिटिंग। अच्छा, दूसरा भी आपने कहा है कि जिस शख्स की गाड़ी पे फायरिंग की उसने बड़ी जुर्रत दिखाई एंड ऑल दैट। आई डोंट नो इफ दैट्स जुर्रत, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया, उसको कुछ नहीं, ना मार पड़ी और ना ही कोई गोली शोली लगी, लेकिन हो सकता था क्योंकि ऐसे ही यही हादसात होते हैं जिनमें ट्रेजिक स्टोरी फिर एक बन जाती है। 100% बिल्कुल यही चीज़ हो रही होती है। सो आई डोंट नो इफ ही वाज दैट स्मार्ट। अच्छा, हमारे साथी हैं मियां आबिद, उनसे बात करेंगे। अब आबिद, ये बताइएगा भी हुआ क्या, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ, हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब जगह नहीं मिल रही थी आगे जाने की, क्या हो रहा था? जी, ये कल यानी 13 मार्च को अफ्तारी से कुछ देर कबल केनाल रोड है, बड़ी मसरूफ़ शाहराह है, यहाँ धर्मपुरा का इलाका था जहाँ पे बीजिंग अंडरपास के करीब एक स्कॉट जा रहा था जिसमें कह सकते हैं कि गैर मुल्की शख्सियत थी जिसका प्रोटोकॉल लगा हुआ था। उसमें उस शख्स ने गाड़ी में रास्ता ना देने पर इनकी आपस में तलक कलामी हुई। तो उसके बाद उस शख्स ने पुलिस के मुताबिक के गार्ड को, जो सिक्योरिटी के गार्ड थे, उनके साथ उसने गाड़ी को लगाने की कोशिश की, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उसको रोका और फिर गार्ड मुश्तैल हो गया और उन्होंने वहाँ पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद जो है, फायरिंग के दौरान ही वो शख्स जो है, जो इमरान नामी, जो कपड़े का ताजर अपने आप को कहता है, वो कह रहा था कि उसके धमकियाँ दी जा रही थी कि गाड़ी रास्ते से हटाओ, तो रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वो नहीं हटा सका। तो वो गाड़ी से बाहर निकल आया और उसने गार्ड पर झपट्टा मारा और उस गार्ड को पकड़ने की कोशिश की। तो उसके बाद दूसरे गार्ड जो थे उन्होंने उसको मारा पीटा, बंदूकों के बट मारे और उसके बाद भी वो शख्स हिम्मत नहीं हारा। ये 4 गाड़ियाँ थी टोटल, जिनमें 3 जो है वो निकल गई, जबकि एक गाड़ी को उसी शख्स ने जाके आगे राउंड अप किया और उसको रोक लिया। जिसके बाद डॉल्फिन पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची तो वो गार्ड जो थे उस गाड़ी से निकलकर फरार हो गए और बाकी गाड़ियां तो पहले जा चुकी थी। इसकी बुनियाद पर गाड़ी और असला जो है वो तहमील में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस जो है वो फौरी एक्शन में आई और उसने फौरी तौर पर जो है पहले तो गाड़ी और असले को तहवील में लिया और उसके बाद रात को
8 के करीब जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड जो एक प्राइवेट कंपनी के थे, उनको हिरासत में ले लिया और FIR जो है वो दर्ज कर दी। मतलब इस कहानी में इतने कोई पहलू हैं कि पहले तो ये कोई किसी और की प्रोटेक्शन का पूरा एक ऑन्टोराज था, ये भी इन्होंने बता दिया है। उसके बाद मतलब ऑन्टोराज अगर जा रहा था तो फड्डे में क्यों पड़ रहे हैं आप, जल्दी से चुप करके निकले, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद फड्डे के बाद अपनी अपनी गाड़ी और असला भी छोड़ गए। मतलब आप प्रोफेशनलिज्म देखें कि वो असला तो चलो पुलिस ने बरामद ले लिया अपनी तहवील में, लेकिन इट कुड हैव बीन यूज्ड बाय एनीबॉडी। आप अथॉरिटी देखें कि गार्डों को दी हुई है कि कोई रास्ता ना दे तो फायर खोल दो, मार दो, क्यों भाई क्या हो रहा है? इसलिए आई एम सॉरी, बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही, बेशक कोई प्रोटोकॉल लगाओ या ना लगाओ, लेकिन बहुत ही बैडली ये अरेंज था। हाँ, फाइनली ये भी बता दें मियां आबिद, आप हमारे साथ ही हैं, कि पुलिस के मुताबिक उन्होंने सबको पकड़ लिया और अच्छा बड़ा मुकदमा भी बना रहे हैं, तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उनका ये कहना है। क्या वाकई ऐसा है और मसला अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है आपको? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ केसेस ऐसे पहले भी हुए हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं जी, मैं माजरत के साथ मैं इसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि पुलिस हमेशा दावे तो करती है, लेकिन बाज़ बात वो अपने दावों से पीछे चली जाती है, पीछे हट जाती है। कल ये कहा गया था कि पुलिस की मुद्दत में जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन रात का जब मुकदमा दर्ज हुआ तो वो शख्स, मुतासरा शख्स इमरान, जो कपड़े का ताजर था, जिसके साथ ये ज़्यादती हुई सरेआम एक सड़क के ऊपर, मसरूफ़ शाहराह के ऊपर, तो उसकी मुद्दत में इक़दाम कत्ल और नुकसानात का और तशद्दुद का और मारपीट का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। इसमें ना तो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई और ना ही पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। तो इसमें यह होगा कि जो आम हालात में हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है लड़ाई झगड़े का, तो उसमें इवन कत्ल के मामलात भी हो जाते हैं, तो उसमें भी लोग जो है वो पैसे और प्रेशर और सिफारिश, जो हमारा एक कल्चर है, तो उसके मुताबिक उम्मीद है कि ये मुकदमा भी अपनी अंजाम को नहीं पहुंच सकेगा और जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां आबिद फॉर गिविंग अस द डिटेल। अब आपको मतलब ये तो लाहौर का एक किस्सा है, कराची में तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन होते रहते हैं। अभी जो हुआ था शाहजहान मरी वाला मामला, वहाँ सुलह हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था कि वो भी नथिंग रियली कम्स टू इट। जिसने करना होता है वो करके आराम से निकल भी जाते हैं, बाद में सुलह हो जाती है या फिर कुछ उनको पनिशमेंट होगी कोई थोड़ी बहुत उनके गार्ड्स को, तो वो भी ले लेंगे, बट काम अपना जारी रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही लोग, ये VIP कल्चर जो है, दिस इज़ 100% एग्जाम्पल्स ऑफ VIP कल्चर, जो कि कहा तो बहुत जाता है कि जी इसको ख़त्म कर रहे हैं और इसको डिस्करेज कर रहे हैं ऑल दैट, बट एवरी सिंगल डे कोई भी शहर हो, हमें ऑन वीडियो नज़र आ रहा होता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। कुछ इस कल्चर के तदारुक के लिए भी किया जाए। हर दफ़ा गार्डों पर जिम्मेदारी डाल के मुकदमे बना के गिरफ्तारियाँ करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा जी, अब ज़रा रमज़ान जिस मंथ में हम बैठे हुए हैं और इफ्तारियाँ और सहरियाँ सब कुछ चल रही हैं, तो वो हमने आपको दिखाना ज़रूर होता है। कहाँ जा रहे हैं उस्मान खलील हमें बताएं। लेट्स सी। जी अब्दुल्ला और उमा, अगर पहलवानों के शहर की बात की जाए तो यहाँ के शहरी खुश खुराकी में दुनिया भर में मशहूर हैं और गुजरांवाला के शहरी रमज़ानुल मुबारक में अपनी मनपसंद सुगात सिरी पाए न खाएं ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि गुजरांवाला के शहरी मटन लवर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिरी पाए के साथ मटन, मछली, खद और मगज जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर सहरी और अफ्तारी के दौरान फरोख्त होता है। साथ में ठंडी ठार लस्सी पी जाती है ताकि अपनी रिफ्रेशमेंट को और मजीद जो है तरोताज़ा किया जा सके। और सिर्फ गुजरांवाला से नहीं बल्कि गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद और लाहौर से लोग जो है मीलों का सफर तय करके गुजरांवाला सहरी और अफ्तारी करने के लिए आते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के दौरान यहाँ के होटल शहरियों से खचाखच भर जाते हैं। कुछ जो लोग हैं वो यहाँ से पैकिंग करवाते हैं, तो कुछ यहाँ पर बैठकर जो है डाइन इन करते हैं। कुछ शहरियों से भी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जो मज़ा गुजरांवाला के सिरी पाए खाकर सहरी और अफ्तारी करने का है वो कहीं और नहीं, इसलिए वो मीलों का सफर तय करके गुजरांवाला आते हैं और यहाँ की मशहूर सुगात सिरी पाए खाकर अपनी सहरी और अफ्तारी से लुत्फअंदोज होते हैं। जी, What did you like in there? सारा इस टाइम तो भूख लग रही है, कुछ भी चलेगा, सिर्फ लस्सी अच्छी लगी मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगा। मतलब कुछ नहीं अच्छा लगा, सॉरी डिस्क्लेमर, इसलिए बिकॉज वो यू नीड समथिंग डिफरेंट ना। अब तो माशाल्लाह खा ही रहे हैं चाटे इतने दिनों से। चलें ब्रेक लेते हैं, कुछ और चाहिए।
अच्छा ये भी एक अलग पहलू है क्लाइमेट चेंज का जिस पे शायद इतना गौर नहीं होता। अच्छा, अमेरिका में आपको बताएं कि एक हालिया रिसर्च में साबित हुआ है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ छोटे बच्चों की नशोनुमा और ख़ास तौर पर उनके कद पर असरअंदाज हो रही हैं और बच्चों के कद मामूल के मुताबिक नहीं बढ़ रहे। हाउ स्ट्रेंज इज़ दैट। गुज़िश्ता 1.5 दहाइयों से बढ़ते दर्जा हरारत के साथ पाकिस्तान शदीद माहौलियाती तब्दीलियों से गुजर रहा है और कभी शदीद बारिशें होती हैं, आपको पता ही है, और कभी खुशहाली भी का सामना करना पड़ता है और ये अवामिल ग़िज़ाई कमी का सबब बन रहे हैं। और सिंध और बलूचिस्तान में 2 साल की उम्र के बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट AKUH। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, मतलब क्लाइमेट चेंज पे हम बात करते हैं कि बहुत से इसके असरात होते हैं, ज़ाहिर है टेम्परेचर अनबेरेबल हो गया है, एनर्जी कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ता है, इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन बच्चों की नशोनुमा पे भी इसका फ़र्क पड़ा है। ये एक ज़रा हमारे लिए नया पहलू है। प्लीज़ हमें ज़रा समझाइए इस बारे में, कैसे होता है क्लाइमेट चेंज बच्चों की नशोनुमा पे असरअंदाज। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जी ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, इस पे काफ़ी अरसे से तहकीक हो रही है कि क्लाइमेट चेंज बिलखसूस गर्मी की हिद्दत में और शिद्दत में इजाफे से क्या मुज़र असरात हो सकते हैं सेहत आमा पे। तो इसमें बच्चों की नशोनुमा की नज़र से सिंपल बात यह है कि जब दर्जा हरारत बढ़ जाए किसी इलाके का, इस ख़ास तौर पे ओवर टाइम और उसके साथ साथ आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपकी ज़रई शोबे में मुश्किलात हों, पानी की कमी हो और क्रॉप प्रोडक्शन आपकी अफेक्ट हो, तो उससे ग़िज़ाई कमी हो सकती है फूड इनसिक्योरिटी की वजह से कि आपके इतना गला नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो कि आपके अवाम को फीड कर सके। बट एक जो दूसरी चीज़ देखने में आई है कि जहाँ शदीद गर्मी हो, बिलखसूस आपके उन इलाकों में जहाँ के दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर जाए कई हफ्तों के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में आम तौर पे देखा जाता है, वहाँ हामला औरतों पे इसके काफ़ी मुज़र असरात होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हामला औरतें काम कर रही हों, खेतों में काम कर रही हों, बाहर काम कर रही हों, उनको आराम नहीं करने की गुंजाइश हो। अच्छा, एक देखा गया है बच्चे की माँ के रहम में नशोनुमा पे असर पड़ता है। अच्छा, और ये जो फिर आगे जाके उन बच्चों की पहले साल 1.5 साल में बढ़ोतरी पर असरअंदाज होती। सही। सो एक है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ज़ाहिर है वो अगर ग़ज़ा कम मिलेगी तो फिर उनकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। फिर हामला ख़वातीन जहाँ शदीद गर्मी है और मुसलसल वो मेहनत तलब काम कर रही हैं, वहाँ से ये मसला शुरू होता है और फिर बच्चों में आगे चलकर। डॉक्टर साहब यही बात है, अब हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा 45 डिग्री से ऊपर जहाँ टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं और हमारे यहाँ तो होते हैं, वहाँ काफ़ी असरअंदाज होते हैं। लेकिन ये फिनोमिना भी कोई नया तो नहीं है। इतने एरियाज हैं, इतने मुल्क हैं, दुनिया के इतने रीजन्स हैं जहाँ टेम्परेचर्स इस किस्म के होते हैं, तो एज सच ये भी कोई नई बात तो ना हुई हो। वहाँ भी प्रेगनेंसीज होती होंगी और वहाँ भी बच्चे वगैरह पैदा होते होंगे। तो जी इसमें यह है कि डेफिनेटली पिछले दिहाई में या 2 दिहाइयों में ख़ास तौर पे ये एक्सट्रीम हीट के जो टाइम पीरियड्स हैं, इनमें इजाफा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं, सहरा हैं, जहाँ के शदीद गर्मी होती है, मगर वहाँ भी देखा गया है कि उसके मुज़र असरात सेहत पे होते हैं। हमने जिस चीज़ की निशानदेही की है अपनी तहकीक से कि ये उन अवामिल में शामिल है जो कि बच्चों की बढ़ोतरी और ख़ास तौर पे ग्रोथ और स्टंटिंग पे असरअंदाज होते हैं। तो ये नहीं कि कोई नई चीज़ है, ये भी एक उन अवामिल में शामिल है जो कि बच्चों की नशोनुमा पे असरअंदाज होते हैं। मगर इसका ख्याल इस वास्ते रखना चाहिए कि हमारे अभी तक जो सेहत आमा के निज़ाम है और जो हमारी तरबियत और तालीम दी जाती है हमारे हेल्थ वर्कर्स को, उसमें गर्मी से बचाव की ये तदाबीर हामला ख़वातीन के लिए शामिल नहीं है। और ये भी नहीं है कि बच्चे को शदीद गर्मी से
पैदाइश के पहले 6 महीने में किस तरह बचाया जाए और किस तरह उनकी ग़िज़ा और उनकी फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट पे फोकस किया जाए। तो ये जो हमारी तहकीक का मकसद था वो इस चीज़ की निशानदेही करना कि गुज़श्ता 10-20 साल में जो कि दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है कई इलाकों में, पाकिस्तान में भी उसके क्या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुज़र असरात हैं सेहत पे और बढ़ोतरी पे, और यकीनन है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की तहकीक साबित नहीं कर रही है, आप अगर अफ्रीका में देखें तो अब कई ऐसे आदाद शुमार आ रहे हैं जो कि यही चीज़ उन इलाकों में बता रहे हैं गो कि वहाँ दर्जा हरारत पाकिस्तान जैसा इतनी हाई लेवल का नहीं होता। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपसे बात करके हमें ज़रा और ज़्यादा ये बात बाबर हो गई है कि हमारी शुक्रिया आपके वक्त का, वो फ्यूचर के लिए कितना चैलेंज है। मतलब ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें थोड़ी सी और चीज़ें पता चलती हैं कि हाउ दे आर इफेक्टिंग इन शेपिंग। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बहुत अरसे से इस पे काम हो रहा है, तहकीक हो रही है, लेकिन हमने इस पहलू पे कभी गौर नहीं किया था। दैट्स राइट। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, रोज़गार की तलाश करने वाले नौजवानों की सहूलत के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है और ये पोर्टल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए काम करेगा और बज़ाहिर ये बहुत अच्छी कोशिश है जिसका फ़ायदा जो है वो डिग्री होल्डर्स, बेरोज़गार नौजवान को हो सकता है। और डिग्री होल्डर ज़रूरी है। नहीं हुमा, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अगर आप अनस्किल्ड भी हों, जैसे आप मजदूरी भी कर रहे हो, अच्छा, तो वो वाला भी उसमें भी है। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। डिग्री होल्डर होना तो बहुत अच्छी बात है, जो तालीम याफ्ता होते हैं इनके लिए आपका मतलब है कि इस पोर्टल में डिफरेंट एवेन्यूज हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन हुकूमत को कोई काम चल रहा है, कोई हाउसिंग स्कीम बन रही है, जैसे कि सैलाब ज़दगान के लिए घर बन रहे हैं, तो वहाँ पे लोग भी चाहिए जो मजदूरी करें, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, जो ठेकेदार हों। सो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इस पोर्टल के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की दावत दी है कि इस मंसूबा की वजह से सिंध भर में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं। हमारा प्राइवेट सेक्टर सिंध का सबसे बड़ा असासा है। हम एक पार्टनरशिप क्रिएट करें बिटवीन द वर्कर्स एंड द जॉब क्रिएटर्स, हम इनको फैसिलिटेट करें। सिंध हुकूमत इस जदोजहद में अपने किरदार अदा करेगी। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपना जॉब क्रिएटर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर करके हुकूमत की जो वैकेंसीज है उन सबको iworkforsin.com पे हम लेकर आएंगे और अपने नौजवानों को रोजगार के मौके प्रोवाइड करेंगे। नाम अच्छा लगे मुझे, iworkforsin.com। सो इसमें अल्टीमेटली फिर जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो हमें पता है इंतज़ामी नौकरियां होती हैं, उसको भी अलाइन कर दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि आप अपनी वैकेंसीज यहाँ पे मुश्तहर करें। तो बिल्कुल आपने सही बता रहे हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश काबिल तारीफ़ डेफिनेटली है। अब ये है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये जॉब पोर्टल तो बना दी गई है। सो अप्लाई एंड लुक फॉर जॉब्स। सो आप लोग अपने सीवीज़ अपलोड करें, अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तलाश करें, ख़ुद थोड़ी सी कोशिश करें। अब सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मिल सकता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है, कहाँ कहाँ आपके लिए गुंजाइश है, कहाँ कहाँ मतलब अगर आप खातून हैं और आप कुछ करना चाहती हैं तो आपको किसी बस सर्विस में कंडक्टर की, आपको पता है यहाँ पिंक बस भी चलती है, दीगर चीज़ें भी हैं। थर में किसी कोल प्रोजेक्ट में आपको कोई काम मिल सकता है, किसी फैक्ट्री में आपको कोई नौकरी मिल सकती है। अपने ऑप्शंस जो है ना, आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो अ लॉट कैन बी डन और बड़ी अच्छी चीज़ है कि सब कुछ ले आए हैं। अच्छा, जल्दी से बिफोर वी गो, नेशनल T20 कप जो है वो आज से फैसलाबाद में शुरू हो रहा है और इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स और इस्लामाबाद की टीम का नाम क्या है? इस्लामाबाद की टीम है इकबाल स्टेडियम में, पता नहीं इस्लामाबाद की टीम है इकबाल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होगी। दूसरे मैच में बहावलपुर का मुकाबला डेरा मुराद जमाली से होगा। इस बार नेशनल T20 कप जो है बहुत अहमियत का हामिल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम को नए खून की जरूरत है। आपको पता है ऑल आइज ऑन इट। सीनियर प्लेयर्स जिनमें बाबर आजम, नसीम शाह शामिल हैं, उन्होंने टूर्नामेंट में खेलने से माजरत कर ली है। ऐसे में नौजवान क्रिकेटर्स के लिए सर्टनली अच्छा मौका है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए टीम में शामिल हो सकें। फैसलाबाद में रवायती तौर पर बड़े लोग भी आते हैं। बड़ा वैक्यूम है और जो अच्छा बहुत ही आला कोई प्ले करता है बहुत अच्छा, तो उसका बड़ा चांस बन सकता है। सो हाँ, और आप करें अच्छी परफॉर्मेंस तो हम यहाँ पे आपका नाम हाईलाइट करेंगे और होपफुली आपको चांस मिलेगा। एब्सोल्युटली। ठीक है जी, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।